नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हमारी कोशिश होती है आपके उन सभी सवालों के जवाब देने की जो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं। उलझन फंड चुनने को लेकर हो या फिर फंड से बाहर निकलने को लेकर, हर तरह की उलझन का समाधान हम आपको देंगे। शुरू करते हैं शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। फिक्स डिपॉजिट की तुलना में निवेश का बेस्ट ऑप्शन क्या है? म्यूचुअल फंड या फिर डायरेक्ट इक्विटी? म्यूचुअल फंड या फिर पीएमएस, किस तरह के निवेशक के लिए क्या है बेहतर? एडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या फिर आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, किसी एक में निवेश करना है तो किस में करें निवेश? और फंडनामा में आज हम जानेंगे कि बजट में ऐसी कौन सी घोषणा हो जो रिटेल निवेशक को खुश कर सके। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं फाइनेंशियल एजुकेटर मृन अग्रवाल। मृन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं? बढ़िया हूँ, थैंक यू। चलिए पहला सवाल लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर वैभव है। वैभव, आपको आवाज आ रही है मेरी? इनसे हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे मृन। उनका सवाल तब तक ले लेते हैं। इन्होंने जो सवाल किया है, ये तुलना करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बैंक फिक्स डिपॉजिट के सामने इन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं, म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट। क्या बेहतर होगा? इसका एक सीधा सपाट जवाब होगा या फिर इसमें थोड़ा इफ्स एंड बट्स लगाएंगे, उसके बाद हम बताते हैं। एक्चुअली आई फील कि जो बैंक फिक्स डिपॉजिट है उसका हम कंपैरिजन एकदम से इक्विटी म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बैंक फिक्स डिपॉजिट होती है वो तो उसमें आपको फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न आता है, जो आप जानते हैं कि कितना रिटर्न आएगा। वेयरएज जो इक्विटीज होते हैं उसमें तो आपको कोई फिक्स रिटर्न नहीं आता है, काफी वॉलेटाइल भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो अगर ये इक्विटीज में जा रहे हैं क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में अभी इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, तो पहले तो इनको ये समझना पड़ेगा कि क्या ये एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सर्टेनली एफडी इज नो रिस्क वेयर इक्विटी इज वेरी हाई रिस्क। तो सबसे पहले तो बिफोर लुकिंग एट रिटर्न्स, हर समय हमें पहले ये देखना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट में हम निवेश कर रहे हैं उसमें क्या रिस्क है, क्या एडिशनल रिस्क हम ले रहे हैं। रिटर्न एक्चुअली बात की बात होती है। तो मेरे ख्याल से तो इनको ये पहले जानना होगा कि ये वो रिस्क ले सकते हैं या नहीं। और अगर ये रिस्क ले सकते हैं तो सर्टेनली मैं कहूंगी म्यूचुअल फंड, क्योंकि अपने आप से स्टॉक्स की जानकारी करना या स्टॉक को परखना या समझना कि कौन सा स्टॉक खरीदें। अच्छा, आपने खरीद भी लिया तो इसको कब बेचें, अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो इसको रखे रहें या इसको बेच दें। ये सब एक्चुअली डिसाइड करना एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, और इसीलिए म्यूचुअल फंड बेहतर ऑप्शन रहेगा। म्यूचुअल फंड में भी अगर ये इंडेक्स फंड में जाए तो वो ही ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, या फ्लेक्सी कैप फंड में। तो बट मेन थिंग इज कि इनको डिसाइड करना है कि इनको ये एडिशनल रिस्क लेना है कि नहीं। जी, बहुत सही कहा आपने मृन की रिस्क जो भी जुड़े होते हैं अलग अलग विकल्पों के साथ। निवेश के इतने सारे विकल्प हैं एक निवेशक के सामने, और वो सिर्फ रिटर्न देखकर चुन लेता है कि उसे कहाँ पर निवेश करना है। और क्योंकि रिस्क समझ में नहीं आता है, और जब बाज़ार ऊपर नीचे जाता है या फिर जो इकॉनमी की हालात बदलते हैं और उनके निवेश पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो डर जाता है उसके बाद। सो ये एनी विच वे ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है एफडी, बैंक एफडी और म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इक्विटी। लेकिन सभी दर्शकों के लिए एक यहाँ पर एक लाइन में अगर बताना हो कि प्लीज़ पहले प्रोडक्ट को समझिए, उसके रिस्क को समझिए, फिर निवेश के लिए सोचिए। अगला सवाल अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए। अशोक जी नमस्ते। अशोक जी, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ। अपना सवाल पूछिए सर। सवाल ये है सर, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, नहीं तो आपको मेरी बात यहाँ समझ में नहीं आएगी। एडवांटेज फंड में ये कौन सा अच्छा है, एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज या ऐसे प्रो एडवांटेज?
अच्छा, एक सवाल आपसे, आपने यही 2 बैलेंस एडवांटेज फंड क्यों शॉर्टलिस्ट किया? वो कम रिस्क वाला होना चाहिए। कम रिस्क आपको लगा इसलिए क्योंकि इस कैटेगरी में और भी कई बैलेंस एडवांटेज फंड है, सभी में रिस्क कम होगा फिर तो, लेकिन आपने यही 2 क्यों चुना? अच्छा है ये, एक ऐसे कांस्टेंट वाला है और ये नया है, एडलवाइस नया है इसमें। आप बोल रहे हैं एक पुराना है और एक नया है। हाँ, उससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक तो हम नहीं रखते हैं, दोनों ने 10 साल तो पूरे कर ही लिए हैं, तो दोनों एटलीस्ट पुराने ही माने जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब ये दोनों टॉप परफॉर्मिंग फंड्स रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी वजह होती है निवेशकों के लिए कोई भी फंड चुनने में। ये दोनों में से अगर किसी एक को चुनना हो तो आप किसके साथ जाएंगे इमरान? एक्चुअली दोनों ही फंड अच्छे हैं, बट सबसे बड़ी बात जो हमें देखनी है वो ये है कि दोनों की स्ट्रैटेजी अलग है। जी। So how does the balance advantage fund work? उसमें they change the allocation between debt and equity based on certain parameters. अब ये जो parameters हैं वो ICICI में अलग हैं और वो Edelweiss में अलग हैं। तो अगर हम देखते हैं कि ICICI में आई थिंक आजकल में करीब 40% इक्विटी में है और Edelweiss में काफी ज्यादा है, आजकल में भी आई थिंक 70% के आसपास है। आई फील कि इडलवाइज की जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ICICI स्ट्रेटेजी इज अ लिटिल बिट मोर कंजर्वेटिव अकॉर्डिंग टू मी। तो दोनों ही फंड अच्छे हैं, बट अगर मेरे को एक चुनना पड़ेगा तो मैं ICICI के साथ जाऊंगी। और ईडलवाइज का आपने कहा कि बहुत ही अग्रेसिव है उनका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल, आई गेस, और ये कैसे मालूम चलता है? ये टर्नओवर रेशियो यही बताता है कि कितनी जल्दी बाइंग और सेलिंग हो रही है और वो दिखाता है कि वो अग्रेसिव है, या फिर कुछ और तरीके से? नो, अगर हम देखें जैसे उनकी जो डेट की स्ट्रेटजी है या जो इक्विटी की भी स्ट्रेटजी है, या अगर हम सिंपल लेवल पर कंपेयर करें कि ICICI में डेट और इक्विटी कितना एलोकेशन है वर्सेस ईडलवाइज, तो आप देखेंगे कि ईडलवाइज में थोड़ा ज्यादा है। तो इनकी एक प्रो साइक्लिकल स्ट्रेटजी है which takes into account many factors. It takes into account momentum, volatility, many factors. It takes into account market trends, of course. जिसके ऊपर वो डिसाइड करते हैं। तो जनरली मैंने देखा है कि इनके इक्विटी लेवल्स थोड़े ज्यादा रहते हैं और उस बेसिस पे मैं कह रही हूँ कि ये थोड़े ज्यादा एग्रेसिव रहेगा। तो माय पर्सनल प्रेफरेंस इज ICICI। ओके। और एक सवाल और, सॉरी मैं फॉलो अप क्वेश्चंस किए जा रही हूँ। ये ICICI का जो AUM है वो करीब 28,000, काफ़ी बड़ा AUM है। और क्योंकि ये बहुत पुराना फंड भी है, इनफैक्ट अपनी कैटेगरी का ये आई थिंक पहला फंड था शायद बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस पे? हालांकि दिख नहीं रहा है, रिटर्न ठीक ठाक है, लेकिन कोई चिंता या कुछ एक डाउट या कोई एक पॉइंट जो ध्यान रखने वाली AUM को लेकर? हाँ, वैसे तो थोड़ी चिंता तो रहती है कि जब फंड्स बहुत बड़े हो जाते हैं तो सर्टेन they have some deployment concerns, and also the fact that they need to maintain certain amount of liquidity due to which उसके returns कम हो सकते हैं। हो सकता है, but मैंने ICICI इसलिए भी सजेस्ट किया था क्योंकि मेरे को उनकी स्ट्रेटजी अच्छी लगती है। जी। उनकी स्ट्रेटजी काम भी की है अगर हम देखें पास्ट परफॉर्मेंस ओवर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। सो बट यस, द लार्ज AUM इज अ कंसर्न। ओके, अगला सवाल लेते हैं। वरुण ने फोन, वरुण से बात करेंगे हम, चंडीगढ़ से बात कर रहे हैं। वरुण नमस्ते। हेलो मैम। हेलो वरुण, बताइए क्या जानना चाहते हैं? So I'm a 36-year old service sector में working in IT sector. जी। And I had started few SIP way back in 2009 at the start of my career with a very small amount of 1,000 or 1,500 rupees per month, and there was no particular goal in mind. So now the funds which are non-performing, which are only giving me a 5 to 6% return, I wish to exit from those. And the combined amount in them is about 3 to 5 lakhs. So the query is that what should I do with this lump sum amount? Should I move it to some debt fund, or should I invest in share market, or should I start another SIP? And if I have to start another SIP, is it advisable to start an SIP with that huge amount, or should I park it in my savings account and then invest uniformly like I had done before?
वरुण, and I have a moderate risk appetite. ओके, And yeah. And ये it would अच्छी be बात है good- कि आपको अपनी रिस्क एपेटाइट पता है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने लिखा था मेल में कि कोई पर्टिकुलर गोल नहीं है, हाँ जी। और क्योंकि ये गोल नहीं होता है मृन, इसलिए इस तरह के सवाल भी जहन में आने लगते हैं कि करना क्या है इस पैसे का। हाँ जी। बिल्कुल। क्या सलाह देंगी आप इन्हें? तो सबसे पहले तो आप जो अंडर परफॉर्मेंस कह रहे हैं, क्योंकि आपने 2009 में शुरू किया है, आपके 11 साल हो गए हैं और तभी भी इतना अंडर परफॉर्मेंस है, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी ये कौन से फंड्स हैं जिसमें आपको इतना कम परफॉर्मेंस आ रहा है। दूसरा, जो आप परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, आर यू चेकिंग इट रिलेटिव टू अ बेंचमार्क और टू द कैटेगरी एवरेज? ऐसा है कि आपको देखना पड़ेगा कि शायद आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी या ऐसे कोई सेक्टर फंड में शायद डाला होगा, तो अगर आपने किया भी है, आपको देखना होगा कि आपका जो फंड परफॉर्मेंस है वो कैटेगरी एवरेज से कैसे कंपेयर कर होता है, एंड ऑल्सो जो भी उसका बेंचमार्क है, हाउ इज इट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द बेंचमार्क। तो सबसे पहले तो ये अंडर परफॉर्मेंस की बात हुई। दूसरी बात, अब आपने पूछा है कि अगर मैं इसमें से निकलकर कहीं और निवेश करना चाहता हूं तो मैं कहाँ कर सकता हूं। तो उसके लिए तो मेरे ख्याल से तो आपको कुछ तो आइडिया होना होगा कि आपका क्या गोल है, क्योंकि ऐसा है कि अगर आप समझते हैं कि आप 3 साल तक रख सकते हैं तो आप डेट फंड में जाइए, बट अगर आपका लॉन्गर टर्म गोल है विच इज लेट्स से 7 से 10 साल का गोल है, तो आप इक्विटी में जा सकते हैं। तो ऐसे आपको बताना बहुत मुश्किल है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें अगर आपको ये नहीं मालूम है कि आप कब तक इसको मतलब इस इन्वेस्टमेंट में रह सकते हैं। जी, और जी। आपने जैसे कहा कि मॉडरेट गोल है, तो उसके हिसाब से तो मैं फिर बोलूंगी कि आप बैलेंस फंड देख लीजिए, बट आपको एटलीस्ट 5 साल इसमें बने रहना पड़ेगा। वरुण, आप एक काम करें, आप एक बार जो अभी आपका पोर्टफोलियो है, जिन जिन फंड में आपने निवेश किया है, वो डिटेल हमसे शेयर कीजिए, और साथ ही आगे चलते हुए आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य अगर नहीं बनाया है तो अब हाई टाइम है कि आप सोचें, बैठे सोचें और तय करें कि कितने समय के लिए निवेश करना है। जब आप दोबारा सवाल भेजेंगे तो आपसे हम फिर से एक बार बात करेंगे और आपके सवाल आपको एक डायरेक्शन देने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए, यहाँ पे वरुण से शायद कनेक्ट हमारा ख़त्म हो गया है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रही हैं हमारी एक्सपर्ट मृन अग्रवाल। अगला सवाल लेते हैं। अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। अजय जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड इवनिंग मैम, मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मैम, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। मैं कॉलेज टाइम से ही आपका चैनल एंड प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूँ एंड इट हैज बेनिफिटेड मी अ लॉट। बहुत शुक्रिया। मैम, मेरा सवाल ये है, मैं 24 ईयर सैलरीड एम्प्लॉय हूँ और एक SIP शुरू करना चाहता हूँ देश की प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप कंपनीज में। ठीक है। तो मैम, मेरा इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड में होना चाहिए जो किसी मार्केट को मेयर करने की कोशिश करता है, या फिर किसी लार्ज कैप फंड में जो मार्केट को बीट करने की कोशिश करता है। एंड अगर लार्ज कैप में होना चाहिए तो क्या मेरे ऐसे लार्ज कैप या फिर एक्सेस इमर्जिंग ब्लू चिप अच्छे ऑप्शन है, या फिर कोई और ऑप्शन देना चाहिए? ओके, ऑल राइट। इंडेक्स फंड भी लार्ज कैप ही होते हैं बेसिकली, अगर आप सेंसेक्स प्लान या निफ्टी प्लान लेते हैं तो। लेकिन शुरुआत के लिए बताइए, क्या रेकमेंड करेंगी आप मृन, एक्टिव या पैसिव, किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो अशोक, आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आप अपना निवेश जल्दी से शुरू कर रहे हैं। आई मीन एट यंग एज में शुरू कर रहे हैं। दैट्स वेरी वेरी नाइस टू सी। दूसरी बात, एक्चुअली ना आजकल मैंने देखा है कि काफी लोग पैसिव फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये फंड्स बुरे हैं, बट आई थिंक हर समय हमें दोनों टाइप के फंड्स रहने चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में। तो पैसिव फंड्स की भी जगह है और एक्टिव फंड्स की भी जगह है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि अगर आप लार्ज कैप्स के लिए में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं
तो उसके लिए आप एक इंडेक्स फंड या आप एक ETF चूज कर सकते हैं। बट रिमेंबर कि जो भी पोर्टफोलियो होता है उसमें डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत होती है, एंड जो आप लार्ज कैप इंडाइसेस चूज कर रहे हैं उसमें बिल्कुल मिड कैप आपको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। Also, if you see, Indian fund managers have been able to beat the benchmarks very well, especially in the mid cap and small cap portfolios. So मेरा ये मानना है कि आप लार्ज कैप के लिए आप एक इंडेक्स फंड चूज कर लें और आप थोड़ा अमाउंट एक मिड कैप फंड में भी डालें, और जैसे आपने मेरे के बारे में पूछा है, आप उनका ही एक मिड कैप फंड ले सकते हैं। ओके, अगला सवाल हम योगेंद्र जी का लेते हैं ईमेल के। ओके, हम योगेंद्र जी के पहले SM शाह जी का सवाल लेते हैं जो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। शाह साहब नमस्ते, क्या जानना चाहते हैं सर? शाह साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? शाह जी, यहाँ पे उनसे बात नहीं हो पा रही है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम उनसे। 3 साल की बेटी है, निवेश करना चाहते हैं, ऑलरेडी सुकन्या समृद्धि स्कीम में निवेश किया हुआ है, बाकी पोर्टफोलियो हमें नहीं पता अमरीन इनका कुछ भी। तो अगर शाह जी आप हमारे साथ जुड़ गए हैं? ओके शाह जी, एक और कोशिश आपसे बात करने की, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, यस मैम। सर, आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं अपनी बेटी के लिए? हाँ जी मैम। और अभी तक आपका म्यूचुअल फंड में कोई और निवेश है? बेटी के नाम का मैडम ये, मैं खुद पर्सनली जो है मेरा इक्विटी में निवेश है। आपका अपना निवेश है ऑलरेडी, आपका एक पोर्टफोलियो बना हुआ है। ओके, तो ये बेटी के लिए अलग से। अमरीन, क्या सलाह देंगी? सिंस इनका 15 साल का लक्ष्य है, मेरे ख्याल से तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अच्छे रहेंगे, और विद इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी देख सकते हैं और मिड कैप देख सकते हैं, दोनों ही कैटेगरीज में ये निवेश कर सकते हैं। ओके, और आप इन कैटेगरी में कुछ फंड्स रेकमेंड करना चाहेंगी? फ्लेक्सी कैप में पराग पारेख इक्विटी फंड जो है, एंड कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, आई थिंक उसका स्टैंडर्ड फ्लेक्सी कैप फंड शायद हो गया होगा, तो कोटक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है एंड पराग पारेख फंड, एंड मिड कैप में मेरे मिड कैप, DSP मिड कैप, यू कैन लुक एट एनी ऑफ दीज। ऑलराइट, अगला सवाल क्विकली योगेंद्र जी का ईमेल के ज़रिए सवाल भेजा इन्होंने, जानना चाहते हैं कि अगर PMS में निवेश करना है तो रिस्क क्या क्या होता है, और म्यूचुअल फंड और PMS के बीच का फ़र्क, और दोनों में से बेहतर क्या होगा अगर 50 लाख रुपए निवेश करने हो तो। PMS पे एकाएक हमारे पास सवाल थोड़े ज़्यादा आने लगे। अमरीन, आप क्या सलाह देंगी? तो सबसे पहले PMS में आपका जो मिनिमम अमाउंट है वो है 50 लाख। दूसरा, PMS में काफी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज होते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो PMS फंड मैनेजर्स होते हैं, दे रन पोर्टफोलियोज विद 10 to 30 स्टॉक्स, एंड इसमें इट डिपेंड्स उनका कहाँ कन्विक्शन है। देयर आर सम PMSs जो लार्ज कैप्स में फोकस करते हैं, देयर आर सम PMSs दैट फोकस आल्सो ऑन स्मॉल कैप्स, राइट? तो PMSs में भी काफी वैरायटीज अवेलेबल हैं इंडिया में। अब अगर हम कंपेयर करें तो 1, एज आई सेड, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, 2, फीस। तो म्यूचुअल फंड का तो फीस स्ट्रक्चर जैसे कि आप जानते हैं कि टिपिकली द एक्सपेंस रेशियो इज बिटवीन 1.5 to 2% इक्विटी फंड्स में। जो PMS होता है उसमें आपका 2% का फिक्स्ड फी रहता है। देयर आर सम PMSs जिसमें आपका परफॉर्मेंस बेस्ड फीस भी रहती है। एक और बात जो है कि काफी सारे जो PMSs होते हैं उसमें लॉक इन रहता है, मतलब 2 या 3 साल का लॉक इन भी रहता है। अच्छा, तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी में जाएं, सर्टेनली इसमें आपका चांसेस ऑफ गेटिंग हायर रिटर्न्स इज देयर, बट रिमेंबर क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी है इसलिए इसमें आपका रिस्क भी ज्यादा रहेगा। एक और बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि आई डोंट नो कि आपका पोर्टफोलियो का साइज क्या है, बट इसमें आप 50 लाख रुपीस डाल रहे हैं,
in mutual fund, you can actually diversify the same in 4 mutual funds maybe, तो एक क्या होगा कि आपको एक फंड मैनेजर में डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, बिकॉज हियर यू आर एलोकेटिंग 50 lakhs टू वन फंड मैनेजर. सो अगेन इट डिपेंड्स कि आपका पोर्टफोलियो का साइज क्या है, वो आप देखे करिएगा, बट जस्ट इंश्योर कि आपका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं हो एक पीएमएस में. ऑलराइट, चलिए यहाँ पर अब हम रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ. बजट से हर साल निवेशकों को अच्छी खासी उम्मीदें होती हैं. कई दफ़ा उम्मीद पूरी होती है, कई दफ़ा नहीं हो पाती है. इस साल क्या लगता है अमरीन, ऐसी क्या घोषणा की जाए ताकि निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान आ सके? आई थिंक एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो सर्टेनली जिसकी एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ानी चाहिए वो है सेक्शन 80. बहुत सालों से ये ATC 1.5 लाख रुपीस पर ही अटका हुआ है. एंड विद द ग्रोइंग इनकम्स एंड आल्सो इन्फ्लेशन, सर्टेनली आई फील कि ATC की लिमिट बढ़ा देनी चाहिए. आई फील कि सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम हो गए हैं, एंड काफी सारे सीनियर सिटीजन्स को बहुत मुश्किल होती है बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स इतने कम हो गए हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर. ऑल्सो 80D लिमिट विच इज फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर वो 80D लिमिट को भी एटलीस्ट सीनियर सिटीजन्स के लिए बढ़ा दें, क्योंकि जैसे हमने इस साल में देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स हैं they have actually gone up by anywhere between 20 to 50%. Right. And especially senior citizens के लिए काफी बढ़ गए हैं. तो जो लिमिट अभी है senior citizens के लिए वो बहुत कम है. तो I certainly feel कि senior citizens के लिए tax exemption limit and 80D. एक और हम इस शो में हर समय लक्ष्य के बारे में बात करते हैं जी. तो एंड ज्यादातर जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो लक्ष्य को लेकर ही होते हैं. एंड जो कॉमन गोल्स होते हैं वो है चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड रिटायरमेंट. अगर हम रिटायरमेंट में देखें, अभी एनपीएस है एंड रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स है जी. तो एनपीएस के लिए जो एक्स्ट्रा सेक्शन 80CCD है, आई फील कि उसमें रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड को भी ऐड कर देना चाहिए. क्योंकि जो रिटायरमेंट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एनपीएस. जी. कुछ रिटायरमेंट फंड में हालांकि जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड रिटायरमेंट फंड है उसमें 1-2 में है आई गेस टैक्स की छूट, लेकिन वही है कि सब ATC के तहत ही आ जाता है और जो है वो 1.5 लाख ही है. और हाई टाइम की अब वो 1.5 लाख को थोड़ा सा बढ़ाया जाए. इन्फ्लेशन सिर्फ लक्ष्य बनाते वक्त ही नहीं, यहाँ पर भी लागू करना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया अमृत आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए. और आपके सवाल आपको अपने सवाल हमें कहाँ भेजने हैं वो सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है. आप जब भी सवाल भेजते हैं तो नाम और नंबर आपको ज़रूर लिखना है ताकि आपसे हम बात कर सकें, सवाल को बेहतर तरीके से हम समझ सकें. फिलहाल के लिए शो में इतना ही. बने रहिए जी बिजनेस के साथ. नमस्कार.